हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा आज एक इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है हिस्ट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसको हम लोग देखेंगे। अब काफी सारे लोग ये हो सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट नाम सुनकर उन लोगों को लगे कि ये क्या सिविक्स का टॉपिक है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बेसिकली राजनीतिक विकास से मतलब है आप लोगों का कि जो हमारा एंशियंट इंडिया था, जो प्राचीन भारत था, उस समय में कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था, स्पेशली मौर्य एम्पायर के टूटने के बाद में। हम लोगों ने एक लेक्चर में देखा था कि किस तरह से भारत में पहला साम्राज्य जो बना था वो था मौर्य एम्पायर। हमने उस समय में साम्राज्य का मतलब भी समझा था कि जब बहुत बड़ा राज्य हो जाता है तो उस राज्य को राज्य ना कहकर साम्राज्य कहते हैं, एम्पायर कहते हैं। तो वही जो था पहला एम्पायर हमारा मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य। जब मौर्य साम्राज्य टूटा, खत्म हुआ, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि उत्तर भारत में यहाँ पर में बहुत छोटे छोटे से राज्य अस्तित्व में आते हैं और उन्हीं में से कुछ राज्यों के बारे में हमें पढ़ना है। और उसी के साथ हम साउथ इंडिया में पल्लव और चालुक्यों की जो एक लड़ाई हो रही थी उसके ऊपर में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, जो हमारे काम की चीज है उसमें। ठीक है, चलिए, तो सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक, क्या आप लोग मुझे बता, चलिए ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर में गुप्ता एम्पायर की जो नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था, अगर हम उसकी बात करें तो केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं रख सकते हम इस एम्पायर को, क्योंकि इस समय काल के अंदर में बहुत सारा और भी डेवलपमेंट हुआ। स्पेशली आर्ट के क्षेत्र के अंदर में काफी सारे आप लोगों को जो है यहाँ पर में कलाकार मिलेंगे जिन्होंने आर्ट के क्षेत्र के अंदर में अपना विकास किया है, कला में। अब कला के अंदर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, लिटरेचर आ जाता है, लोगों ने लिखा है, अपनी बुक्स लिखी है काफी सारी। फिलोसॉफिकल आइडियाज यहाँ पर में आए, व्यापार का विकास हुआ, साइंस, कालिदास जैसे जो महान थे व्यक्ति, कालिदास जी, वराह मिहिर, ऐसे जो महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जो थे वो गुप्ता काल के समय में हुए हैं। ठीक है, खेती का विकास इस समय काल के अंदर में हुआ, आपका आर्किटेक्चर का, वास्तुकला, जो बिल्डिंग बनाने की शैली है उसका विकास हुआ। तो इतना सारा विकास जो है वो गुप्ता काल के अंदर में हुआ। तो क्यों ना हम इसको भारत का स्वर्ण युग कहे, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। ठीक है, तो प्राचीन भारत को स्वर्ण युग या फिर क्लासिकल एज, शास्त्रीय युग किसको कहा जाता है, तो गुप्ता काल को कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, सिंपल सी बात है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्ता काल को कहा जाता है क्योंकि इस समय में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी, ट्रेड, लिटरेचर, इन सारी चीजों का विकास हुआ था। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो किसको कहा जाता है, गुप्ता काल को कहा जाता है। अब मैं गुप्ता काल की बात करूं आप लोगों से कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत की थी श्रीगुप्त नाम के एक व्यक्ति ने, श्रीगुप्त ने। अब देखिए, ये जो श्रीगुप्त है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में इंडिपेंडेंट शासक नहीं था, ये दूसरे लोगों के अधीन रहकर, शाक राजा हुआ करते थे एक, उनके उनके नीचे रहकर काम करता था, मतलब उनका सामंत था। ठीक है, लेकिन इसने थोड़े इलाके के ऊपर में अपनी पैठ बना ली थी, थोड़ा सा अपना दबदबा बना लिया था। फिर इसके बाद में उसका बेटा घटोत्कच आया, उसने भी उस इलाके के ऊपर ऊपर में अपनी पैठ बना के रखी, अपनी पकड़ बना के रखी। लेकिन जो घटोत्कच का बेटा हुआ, मतलब श्रीगुप्त का पोता चंद्रगुप्त वन, इसने जो है फ्रेंड्स क्या किया, इसने जो है अपने आप को शाकों से आजाद करा लिया और पहली बार इंडिपेंडेंट शासक बन गया, मतलब स्वतंत्र शासक बन बैठा, खुद को महाराजा अधिराज घोषित कर दिया उसने कि मैं महाराजा हूं करके। तो पहला व्यक्ति जिसने महाराजा अधिराज घोषित किया था अपने आप को गुप्ता डायनेस्टी में, वो कौन था, चंद्रगुप्त वन था। वैसे तो श्रीगुप्त इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन अगर आपसे बोले कि एक्चुअल संस्थापक किसको मानना चाहिए, हम लोगों ने एक्चुअल शब्द आ जाए, वास्तविक शब्द आ जाए, तो आप लोगों को याद रखना है चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन को मानना चाहिए। तो श्रीगुप्त संस्थापक है, लेकिन एक्चुअल या वास्तविक, ये दो में से कोई, ये दो शब्द आ जाए, हिंदी में वास्तविक संस्थापक आ जाए और इंग्लिश में एक्चुअल फाउंडर किसको माना जाता है ऐसा आ जाए, तो चंद्रगुप्त वन लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, और सिर्फ फाउंडर आए तो श्रीगुप्त लगाना है। ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका। 2 बजे से स्टार्ट हुई है प्रज्ञा क्लास। तो चंद्रगुप्त वन, ठीक है, ये इनका पहला इंडिपेंडेंट शासक था, श्रीगुप्त का पोता था वो। अब इसमें और चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वाला। और यही अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर में इस जगह के ऊपर में श्रीगुप्त की, जो श्रीगुप्त के वंशावली में हुआ चंद्रगुप्त, इसका नाम भी चंद्रगुप्त था। ठीक है, लेकिन हम इसको चंद्रगुप्त वन बोलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य बोलना है तो वो मौर्य वंश वाला रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि और भी चंद्रगुप्त आएंगे अभी आगे में। ठीक है,
चलो, तो चंद्रगुप्त वन जो है, गुप्ता वंश वाला चंद्रगुप्त वन, उसने क्या किया था, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट शासन स्थापित किया और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्ता वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है फ्रेंड्स, इसके बाद में उसका बेटा समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त ये भी अपने पिता की तरह ही बड़ा ही पराक्रमी था। इसने हमेशा विजय की नीति को अपनाया कि भाई अपना साम्राज्य कैसे बड़ा करे, कैसे बड़ा करे। लड़ाई में लगा रहा हमेशा, लड़ाई लड़ी जीती, लड़ाई लड़ी जीती, लड़ाई लड़ी जीती। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, इसको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी गई है, भारत का नेपोलियन। जैसे नेपोलियन हुआ था यूरोप के अंदर में, वैसे ही भारत के अंदर में समुद्रगुप्त हुआ, तो उसकी तुलना की गई है, भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। तो ये आप लोग याद रखोगे। तो ये चीज देखिए आप लोग, गुप्ता वंश की बात करें फ्रेंड्स, तो वैसे तो इसका संस्थापक है श्री गुप्त, श्री गुप्त, ये याद रखना है आपने। लेकिन पहला जो इंडिपेंडेंट शासक था, स्वतंत्र शासक जो था पहला, ठीक है, स्वतंत्र शासक, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त वन। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है समुद्रगुप्त की, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वाला शासक है समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त दो। ठीक है, वैसे एक बीच में रामगुप्त नाम का राजा भी आया था, ठीक है, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा, लेकिन वो बड़ा ही कमजोर शासक था, उसको हटा दिया गया था गद्दी से। ठीक है, तो आपको मेन चंद्रगुप्त दो ही याद रखना है। तो चंद्रगुप्त दो, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं हम लोग। तो चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त दो में फर्क है। ये चंद्रगुप्त वन गुप्ता वंश का पहला चंद्रगुप्त, और ये चंद्रगुप्त दो जो चंद्रगुप्त वन का पोता है। ठीक है, इसको चंद्रगुप्त दो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में कुमार गुप्त आया, स्कंद गुप्त आया, जो आगे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है उनके बारे में। नाउ, गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे? गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो गुप्त वंश का, ठीक है, पहला स्वतंत्र शासक कौन था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो पहला स्वतंत्र शासक था फ्रेंड्स आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चाहे ये फाउंडर रहा हो, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं था, दूसरे राजाओं, शक राजाओं के अधीन रहकर वो अपना कामकाज चलाता था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये पहला इंडिपेंडेंट शासक था। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से अभी? नाउ फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त वन था पहला स्वतंत्र शासक, उसका जो बेटा हुआ समुद्रगुप्त, वो भी बड़ा ही बलशाली था। ठीक है, और हमेशा ये जो है वो वॉर और कॉन्क्वेस्ट, युद्ध और विजय की नीति में विश्वास रखता था। युद्ध करो विजय हासिल करो, युद्ध करो विजय हासिल करो। तो युद्ध और विजय की नीति में हमेशा विश्वास रखता था, ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत सारी लड़ाइयां इसने लड़ी और जीती भी, इसी वजह से इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, ये याद रखेंगे। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से। समुद्रगुप्त के बारे में कैसे जानकारी हम लोगों को मिली? तो समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन से, उसके अभिलेखों से। समुद्रगुप्त के अभिलेख, ठीक है, जिनको हम लोग प्रशस्ति भी बोलते हैं। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? देखो, प्रशंसा शब्द आप लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है प्रशंसा शब्द? आप लोगों की प्रशंसा हुई होंगी ना, आप लोगों ने, आप लोगों की, है ना? आपने बहुत अच्छी चाय बना के दी अपने घर वालों को, वाह क्या चाय बनाई है बहू ने, पहली चाय। ओके, या फिर बेटी ने पहली बार चाय बनाई, या लड़के ने मैगी बना के खिला दिया घर वालों को, वाह मेरा लड़का तो शेफ बन गया। तारीफ हुई होंगी आप लोगों की कभी ना कभी। तो प्रशस्ति वही प्रशंसा शब्द से आया है, प्रशंसा, तारीफ से। तो जनरली जो प्रशस्ति होती है पत्थरों के ऊपर में या कठोर सतह के ऊपर में लिखी जाती है किसी राजा के बारे में। ठीक है, तो उसको आप लोग प्रशस्ति बोलते हो, प्रशंसा या प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है फ्रेंड्स, ये लिखवाई थी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। ठीक है, ये समुद्रगुप्त है मान लो, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। तो हरिसेन जो है वो बड़ा ही चापलूस किस्म का इंसान था। उसने जो है अपने राजा को खुश करने के लिए बहुत तारीफें की उसकी। यार मतलब मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि कोई हद होती है, ठीक है, तारीफ करने की भी। मतलब अभी आपको पता चलेगा क्या बोला है उसने, अभी बताता हूँ आप लोगों को ना। ठीक है, कभी हरिसेन मिले आप लोगों को ऊपर में तो उससे पूछना। करीब 1700 साल पहले हरिसेन ने लंबी लंबे सेंटेंसेस में, और भाई देखो मतलब वो रुकता ही नहीं था, लंबे लंबे सेंटेंसेस में एक बार जो शुरू हो गया तो बस शुरू हो गया, लिखना 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 लिखना। अरे भाई फुल स्टॉप दे दे यार, सांस ले ले भाई। तो लंबे लंबे सेंटेंसेस, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस के अंदर में लिखा गया, ठीक है, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर में लिखा गया है समुद्रगुप्त की तारीफों को हरिसेन के द्वारा। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स क्या क्या लिखा है इन प्रशस्तियों में, कि भाई ये एक योद्धा था, समुद्रगुप्त जो है वो एक योद्धा था। चलो ठीक है, मान लिया, हो सकता है योद्धा होगा, राजा था तो था योद्धा। ठीक है, इसने कई युद्ध जीते, 100 से भी ज्यादा युद्ध जीते हैं ऐसा कहा है उसके लिए, तो कई सारे युद्ध जीते। ठीक है भाई, जीते होंगे। महान कवि भी था, अरे वाह ये तो बड़ा टैलेंटेड लड़का निकला।
भगवान के बराबर बता दिया उसको कि भाई ये भगवान के बराबर था करके। अब ये ज्यादा नहीं हो रहा, भगवान के बराबर बता दिया कि ये तो भगवान के समान था करके, ठीक है। तो भगवान के बराबर था ये बोला उसको कि भगवान के बराबर था। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो अभिलेख है, प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, जो आपको प्रयागराज में मिली है, इससे हमको काफी जानकारी मिलती है। और ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है ये किसने लिखवाई थी? हरिसेन ने लिखवाई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसके अलावा जो ये समुद्रगुप्त है ना फ्रेंड्स, इसका एक सिक्का भी मिला है हमको, ठीक है। एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर में तुम्हारा भाई जो है समुद्रगुप्त, ठीक है, हाथ में वीणा लिए हुए है और वीणा बजा रहा है। दिनक दिन ताना ये धुन तो बजाना वाला, मतलब कुछ तो भी बजा रहा है वो, पता नहीं, वीणा बजा रहा है वो। तो वीणा बजाते हुए किसका सिक्का मिला है आप लोगों को? समुद्रगुप्त का। तो गर्ल्स, आप लोग सोच सकते हो कि कितना टैलेंटेड लड़का था करके ये, है ना। मान लो आज के समय में अगर कॉलेज में होता तो क्या क्या इसका चार्म होता है इसका, है ना, कि भाई कविताएं भी लिखता है लड़का, योद्धा भी है बढ़िया से, और गिटार लेके भी घूम रहा है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी तारीफ की गई है, आप लोगों को याद रखेंगे, कवि भी था, योद्धा भी था, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्के के ऊपर में, भगवान के समतुल्य बता दिया गया है उसको ना। अब देखिए हरिसेन ने जो है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त के राज्य के बारे में भी कुछ जानकारी दी है कि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज थी पूरे भारत वर्ष के लिए, जो अलग अलग इलाके हैं उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज थी। हरिसेन के अनुसार समुद्रगुप्त के जो पूरा शासन था और जो उसके आड़ोसी पड़ोसी राज्य थे उनको 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। आपको याद रखना है कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की पॉलिसीज को कितने कितने जो है पार्ट्स में बांटा है, तो 4 पार्ट में बांटा है। एक एक करके मैं चारों पार्ट्स को आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो राज्य थे जो समुद्रगुप्त के पड़ोसी थे वो थे आर्यव्रत, ठीक है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ना, ये आर्यव्रत के 9 राजा थे। आर्यव्रत के 9 राजा थे। इनके साथ समुद्रगुप्त ने क्या किया? आर्यव्रत के राजाओं के साथ में समुद्रगुप्त ने युद्ध किया, उन पर हमला किया और उनके राज्य को अपने राज्य के अंदर में मिला लिया। उन पर हमला किया, ठीक है, उनको हरा दिया, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ये पहली नीति थी आर्यव्रत के राजाओं के साथ में, फर्स्ट वाली। तो पहली नीति आर्यव्रत के राजाओं के साथ में, जो कि जिनकी संख्या 9 बताई है हरिसेन ने कि 9 अलग अलग राजा थे, और इन राजाओं के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, वापस नहीं किया उनको, अपने राज्य में मिला लिया। ये पहली नीति, आर्यव्रत के 9 राजा। दूसरा वाला है फ्रेंड्स ये दक्षिणापथ के राजा। ये आप देख रहे हो दक्षिणापथ के 12 राजा थे, इस जगह के 12 राजा। इनके साथ में समुद्रगुप्त ने क्या किया? इन पर भी हमला किया, इनके साथ में लड़ाई की। उन लोगों ने हार मान ली, बोले माई बाप माफ कर दो, ठीक है। जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो तुम्हारे भाई का दिल तो बड़ा ही था, तुमको पता ही, अभी बताया मैंने, चार्मिंग लड़का था ये, ठीक है, हमारे आज के समय के हिसाब से। तो उसने माफ कर दिया, बोला ठीक है यार जाओ, माफ किया, मेरे अधीन मेरा ऑर्डर मानना और जाओ अपने अपना राज्य ले लो और वहां पर में शासन चलाओ। तो दक्षिणापथ के 12 राजाओं के साथ में क्या किया? उनके साथ में लड़ाई की। बट जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये आत्मसमर्पण कर दिया, तो उनका राज्य लौटा दिया। दक्षिणापथ के राजाओं का राज्य लौटा दिया। आर्यव्रत वालों का लौटाया था क्या? नहीं लौटाया था आर्यव्रत वालों का। दक्षिणापथ के राजाओं का उसने साम्राज्य लौटा दिया। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे सभी के सभी। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें तीसरे वाले इसकी, ठीक है, तीसरे वाले इसकी, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। आप लोग यहाँ पर में देखिए और इसका आंसर कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन और मुझे लगता है अब आप लोग आंसर कर पाओगे, एक्चुअल क्वेश्चन है ये, एक एग्जाम में पूछा आपके सीटेट के। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी, तो जब इन्होंने हार स्वीकार कर ली, ठीक है, जब उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी, तो क्या किया समुद्रगुप्त ने? उनका शासन उन्हें पुनः वापस कर दिया था और उनको अनुमति दे दी कि जाओ अपना राज्य चला लो करके, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर में सिंपल सी बात है, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा वाला किसके साथ किया था उसने? उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना दिया गया। आर्यव्रत के वालों के साथ में किया था, सेकंड वाला। अभी थर्ड फोर्थ वाला भी बताता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन ये सेकंड वाला आपको पता है ना, आर्यव्रत के साथ में किया था। आर्यव्रत के 9 राजाओं के साथ में उनके राज्यों को उखाड़ फेंका और अपने राज्य में मिला लिया था, हराकर उनको। तो दक्षिणापथ वालों के लिए एक ही नीति थी। अब बात करते हैं तीसरी वाली नीति की, थर्ड वाली। देखिए फ्रेंड, जो थर्ड नीति थी उसकी,
वो थी उसकी जो इनर सर्कल वाले, मतलब अंदरूनी पड़ोसी थे उसके। अंदरूनी पड़ोसी मतलब ये वाले जो ये आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, और एक थी उसकी बाहर के पड़ोसियों के लिए। तो दो बांट सकते हैं, जो ज्यादा पड़ोस के लोग हैं और जो थोड़े दूर के पड़ोस के लोग हैं। ठीक है, तो इनर सर्कल जो अंदरूनी घेरा था, उन लोगों के साथ में क्या थी उनकी, जैसे कि आसाम के लोग, या बंगाल में जो कोस्टल इलाके हैं यहाँ के, आसाम के जो राजा थे उनके, नेपाल के राजा, ठीक है, या फिर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर में जो गण या संघ हुआ करते थे, उनके साथ में समुद्रगुप्त की नीति क्या थी। उनके साथ में समुद्रगुप्त की नीति ये थी कि समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स का ये लोग पालन करते थे, समुद्रगुप्त से डरते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, ठीक है, नजराना या गिफ्ट लेकर आते थे, और समुद्रगुप्त के ऑर्डर का पालन करते थे, मतलब डर के रहते थे वो लोग। तो इनर सर्कल या अंदरूनी घेरे वाले जो पड़ोसी राज्य थे वो समुद्रगुप्त से डरते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में हाजिरी लगाते थे, समुद्रगुप्त के लिए नजराना या गिफ्ट ट्रिब्यूट लेकर आते थे, और समुद्रगुप्त के आदेशों का पालन भी करते थे, इनर सर्कल वाले लोग। ठीक है, ये याद रहेगा, ऐसा हरिशेन ने बताया आपको। तो हमने 3 देखे अब तक। आर्यव्रत, जिसके 9 राजा थे और जिसको उखाड़ फेंका और उसके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के राजाओं के साथ में लड़ाई की, जब उन्होंने हार मान ली तो उनका राज्य उनको वापस कर दिया और अनुमति दे दी शासन करने की। इनर सर्कल वाले जो पड़ोसी राज्य थे वो डरते थे समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, समुद्रगुप्त के साथ में अच्छे संबंध रखते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे। अब बात आती है ये आउटर सर्कल वाली, जो ये पर्पल कलर में आप लोगों को दिखाई, पर्पल नहीं, कौन सा कलर है ये आपका, ठीक है, आसमानी कलर जो आप लोगों को दिख रहा है आप लोगों को, ये कलर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर में जो राज्य थे आप लोगों के, ठीक है, जैसे कि कुषाण हो जाए, शक राजा हो जाए, श्रीलंका हो जाए, इन लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, इन लोगों ने जो है वो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब समुद्रगुप्त के नीचे में रहकर काम करते थे वो लोग, और समुद्रगुप्त के साथ में अपनी पुत्रियों का विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। होता था ना पुराने समय के अंदर में, आउटर सर्कल राज्यों ने भी वही किया कि भाई, जैसे पुराने समय में होता था, राजा लोग एक दूसरे के यहाँ पर में अपनी बेटियां ब्याहते थे ताकि वो संबंध अच्छे रहे करके। आपने एक चीज देखी होंगी जोधा अकबर वाली मूवी के अंदर में भी आप लोगों ने कि जो है हिंदू राजकुमारी थी, बट फिर भी मुगल शासक के साथ में उसकी शादी की गई ताकि रिश्ते अच्छे बने रहे करके। वो राजनीतिक शादी बोल सकते हो आप लोग उसको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स उसने जो क्या किया था, अपनी मतलब इधर वाली जो लड़कियां थी, उनकी जो बेटियां थी, उनके साथ में शादी की ताकि रिश्ते अच्छे रहे उनके साथ में। राजनीतिक होता है वो, राजनीति के अंदर में इस तरीके से होता था पहले, अब नहीं होता। तो कुषाण, शाक, श्रीलंका, इस तरीके के जो आउटर सर्कल के जो राजा थे उन लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए उन्होंने। ठीक है, तो ये वाला जो था, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ये आउटर सर्कल वालों की बात हो रही है, आउटर। ठीक है, बाहरी क्षेत्र के जो पड़ोसी थे, उपहार लाते थे, आदेशों का पालन करते थे और दरबार में उपस्थित होते थे। ये अंदरूनी घेरे के जो पड़ोसी थे उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये जो 4 है ना, 4 बताया है समुद्रगुप्त ने, 4 प्रकार की नीतियां थी अलग अलग पड़ोसियों के लिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त ने ही जो है वो बाहर में शादी की पड़ोसी राज्यों के साथ में या किसी के साथ में। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन बोलते हैं हम लोग उसको, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन जो है, उन्होंने शादी की थी कुमारा देवी के साथ में, कुमारा देवी के साथ में। ये जो है ना कुमारा देवी, ये लिच्छवी गण की राजकुमारी थी। लिच्छवी गण, लिच्छवी गण कहाँ से था मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर में इधर साइड में बिहार नेपाल की बॉर्डर पर एक लिच्छवी गण था, उसकी राजकुमारी थी। तो चंद्रगुप्त वन ने कुमारा देवी के साथ में जब शादी की तो लिच्छवी गण जो था उसका समर्थन मिल गया उसको, चंद्रगुप्त वन को समर्थन मिल गया ना भाई। अपने जमाई का, अपने दामाद के ऊपर में कभी कोई हमला होगा तो बचाएगा कि नहीं बचाएगा कोई। तो दामाद की शक्ति बढ़ गई एकदम, दामाद की भाई कि यार ससुर जी को फोन कर दूंगा एक, ठीक है, अगर कुछ हुआ तो। वैसे करना नहीं चाहिए, गलत बात है। ठीक है, लड़का वही जो अपने दम के ऊपर में जो है वो अपना राज्य चला सके और इतना मजबूत बने, इतना मजबूत बने कि भाई वो जो है, ऐसा नहीं कि किसी एक राजकुमारी को लाकर राजा बने, भाई वो किसी गरीब से करे और उसको लेकर आए, राजा बने और उसको महारानी बनाए, तो कुछ बात है किसी लड़की के अंदर में। अदरवाइज ये सब तो, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है। तो लिच्छवी गण की राजकुमारी थी कुमारा देवी। तो चंद्रगुप्त वन और कुमारा देवी का विवाह हुआ था, और चंद्रगुप्त वन और कुमारा देवी का ही बेटा था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की मम्मी का नाम क्या था? कुमारा देवी था, जो कि क्या थे, ठीक है,
समुद्रगुप्त की मम्मी का नाम था कुमारा देवी, जो लिच्छवी गण की राजकुमारी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। लिच्छवी गण की राजकुमारी थी वो, समुद्रगुप्त की मम्मी, मतलब वो ननिहाल था उसका। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ये एक अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन मिला था तो आप लोगों के लिए दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर लगा सकते हो भाई कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो सबको पता है आप लोगों को अभी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन और था आप लोगों का, एक एग्जाम में पूछा गया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो पहला शासक जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त वन। बाद में समुद्रगुप्त ने भी की थी वो उपाधि धारण, बट वो पहला नहीं था। पहला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, नाउ समुद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त जो इंपॉर्टेंट राजा है उसमें समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त दो, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजा बनता है समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त दो। अब ये दो क्यों लगाया हमने? क्योंकि इससे पहले भी एक चंद्रगुप्त हो चुका था ना, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ चंद्रगुप्त दो लगाया। तो ये जो है फ्रेंड्स गुप्ता वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्ता वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए वो था चंद्रगुप्त दो। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्ता वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो। हुआ यूं था कि इसे जो है ना, ये यहाँ पर में शाक राजा थे, इनके ऊपर में हमला किया था, शाक राजाओं के ऊपर में, और इनको बुरी तरह से हरा दिया। शाक राजाओं पर हमला किया और शाक राजाओं को बुरी तरह से हरा दिया। जब वो जीत कर वापस आया, ठीक है, जीतकर वापस आया, तो जीतकर वापस आने के बाद में उसने अपने आप को एक उपाधि दी थी। वो उपाधि कौन सी थी? विक्रम आदित्य की। तो शाक राजाओं को हराने के बाद में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो किनको हराने के बाद में जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? जो शाक थे, ओके, उन लोगों को पूरी तरह से हरा दिया। उनका इवन आखिरी जो बचा हुआ इलाका था जिसके ऊपर में शाक वंश के जो राजा थे राज करते थे, उनके आखिरी इलाके पर भी जब उसने कब्जा कर लिया, पूरी तरह से उन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद में उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इसी वजह से चंद्रगुप्त दो को हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चंद्रगुप्त दो को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। इसके समय काल के अंदर में ही फ्रेंड्स बहुत सारा आप लोगों को जो है कला, साइंस, कृषि, इस क्षेत्र में विकास देखने के लिए मिलता है। इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें बहुत ही फेमस है आर्यभट्ट। आप लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सुना ही है। आर्यभट्ट जो महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, महान आपके साइंटिस्ट जिसको आप लोग बोल सकते हो, आर्यभट्ट। एक पोएट थे कालिदास जी। दोनों के दोनों किसके समय काल के हैं? चंद्रगुप्त दो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल के दोनों के दोनों। ठीक है, कालिदास जी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है फ्रेंड्स कि ये संस्कृत भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा के अंदर में। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर में एक लेक्चर के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने मेघदूत नाम के, मेघदूत नाम की एक रचना की है जिसमें बादल जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपस में व्हाट्सएप का काम कर रहे हैं दो प्रेमियों के बीच में, ओके, मैसेंजर का। वैसे ही फ्रेंड्स उन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन आपको दो याद रखनी है। उनमें से एक है अभिज्ञान शकुंतलम। अब ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है फ्रेंड्स, ये दुष्यंत और शकुंतला के बीच की कहानी है, मतलब उनके बीच की लव स्टोरी है। अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक या रचनाकार कौन है? तो ये है कालिदास जी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालिदास जी कौन सी भाषा में लिखते थे? ये कौन सी भाषा में लिखते थे? संस्कृत भाषा में लिखते थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कौन सी भाषा में लिखते थे? संस्कृत भाषा में। इवन जो आर्यभट्ट थे उन्होंने भी फ्रेंड संस्कृत भाषा में ही लिखी है, आर्यभट्टम नाम की पुस्तक, वो भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, नाउ अब देखिए एक चाइनीज ट्रेवलर थे ये दादाजी, जिनका नाम फाहियान था। फाहियान, चाइनीज ट्रेवलर, पहले चाइनीज ट्रेवलर जो भारत में आए, जिन्होंने भारत की यात्रा की, पहले चाइनीज ट्रेवलर, चीनी यात्री फाहियान, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये चंद्रगुप्त दो के समय काल के अंदर में ही आए थे। चंद्रगुप्त दो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल के अंदर में ही आए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, चंद्रगुप्त दो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल के अंदर में आए थे ये फाहियान। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो गुप्ता वंश के बारे ठीक है,
नाउ फ्रेंड्स, वर्धन वंश की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो गुप्ता वंश के बाद में उत्तर भारत के अंदर में वर्धन वंश का उदय होता है। धीरे 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 गुप्ता वंश खत्म हो गया, ठीक है, वर्धन वंश का उदय हुआ। अब वर्धन वंश जो है फ्रेंड्स, उसकी स्थापना किसने की थी, इसको लेकर भ्रांतियां है, अलग अलग जो है लोगों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्यभूति नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की, इसी वजह से उसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं यार, पुष्यभूति जो है ऐसा कोई था नहीं व्यक्ति, एक्चुअल में नरवर्धन नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी, नरवर्धन नाम के व्यक्ति ने। तो कुछ भी हो, आप वर्धन दोनों में से किसी एक ने इसकी स्थापना की होंगी। एग्जामिनर को भी पता है कि अलग अलग जो बुक उस समय में लिखी गई थी उन्होंने अलग अलग लिखा है, हमारी गलती नहीं है उसके अंदर में, हमारे इतिहासकारों की। उस समय के जो इतिहासकार थे उन लोगों ने ही भसड़ मचा के रखी उधर में, वहां पर में पूरी की पूरी, ठीक है। तो पुष्यभूति या नरवर्धन, ये आप लोग याद रखोगे, दोनों में से किसी एक ने की होंगी। वर्धन वंश भी इसको कहा जाता है, और इसी को कई बार पुष्यभूति वंश भी बोल देते हैं। तो पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश एक ही बात है यहाँ पर में, ओके। चलिए, इन्हीं के एक राजा थे फ्रेंड्स, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इनके आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाले राजा, पुष्यभूति या वर्धन वंश के सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी राजा, लास्ट वाले, क्योंकि इनका कोई भी बेटा जिंदा नहीं बचा था। दो बेटे थे इनके वैसे, लेकिन जिंदा बचा नहीं था कोई भी, तो उनके बाद में इनका वंश खत्म हो गया। तो हर्षवर्धन, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स वर्धन वंश की, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश आप लोगों का, जिसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन या फिर कई बार ऐसा माना जाता है नरवर्धन ने की थी, ठीक है। तो पुष्यभूति वर्धन या फिर नरवर्धन ने इसकी स्थापना की थी। उत्तर भारत के अंदर में इनका शासन था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स कि इनका शासन सबसे बड़ा कब हो गया, तो इनका शासन सबसे बड़ा हुआ इनके आखिरी राजा के समय में। इनका आखिरी राजा कौन था, इनका आखिरी राजा था हर्षवर्धन। पहले इनका शासन केवल और केवल इस इलाके तक ही सीमित था, इस वाले इलाके तक, बस इतना सा। जब हर्षवर्धन आया तो हर्षवर्धन ने क्या किया, इस राज्य को इतने दूर दूर तक फैला दिया। मतलब देखिए, आखिरी राजा लेकिन सबसे पावरफुल राजा, सबसे बड़ा राज्य जिसने कर दिया था, आखिरी वाला राजा हर्षवर्धन। जबकि उल्टा होता है दूसरे राज्यों के समय में, जब दूसरे शासन को हम पढ़ते हैं तो, कि आखिरी राजा के आते आते राज्य छोटा हो जाता है। इनके केस में उल्टा हुआ, आखिरी राजा के आते आते बड़ा हुआ और एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन का कोई वंशज नहीं बचा था इस वजह से। और जो उसके सामंत थे उन्होंने अपने अपने राज्य बांट लिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। चलिए, तो हर्षवर्धन जो है फ्रेंड्स, इसके समय में ये पीक पर पहुंच गया था वर्धन वंश, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी राजा था ये। एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बड़ी दुख भरी कहानी है, बस आप रो मत देना, ठीक है। देखिए, प्रभाकर वर्धन करके एक राजा हुए इनके समय में, प्रभाकर वर्धन, ओके, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो है, इनके दो लड़के थे, एक था राज्यवर्धन दो और एक था हर्षवर्धन। अब इसको राज्यवर्धन दो इसलिए बोला है क्योंकि राज्यवर्धन नाम का एक और हो चुका था उनके वंश में, इसी वजह से। तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो लड़के थे, ठीक है। और एक उनकी बेटी भी थी जिसका नाम था राजश्री, राजश्री, ठीक है, राजश्री नाम था उनका, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, राजश्री नाम की बेटी भी थी उनकी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में कौन राजा बनेगा, आप बताओ, आप बताओ, देखते कितने लोगों का लॉजिक लग रहा है, किस कौन राजा बनेगा। ऑब्वियस ही बात है, बड़ा बेटा राज्यवर्धन ये राजा बनता है। अब राज्यवर्धन राजा बना, ठीक है। उस समय हर्षवर्धन छोटा था, 15 साल की उम्र, 14-15 साल की उम्र थी उसकी। बढ़िया से राज्यवर्धन राजा बना, हर्षवर्धन भी खुश था, बड़ा भाई राजा बन गया, ठीक है भाई। अब वैसे भी तो छोटा था, ठीक है, जब तक शादी नहीं हो जाती भाइयों में वैसे भी झगड़ा नहीं होता है ना, वो तो शादी के बाद ही होता है जनरली, ओके। तो दोनों में झगड़ा भी नहीं था, तो राज्यवर्धन राजा बना। लेकिन फ्रेंड्स क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। राजश्री का जो पति था, ठीक है, उसको बंगाल के राजा ने मार दिया। कि वो जंगल में फिर रही थी, उसको भी मार दिया जाता अगर से वो नहीं होती तो। तब बेचारा 16 साल का हर्षवर्धन, तब उसकी उम्र 16 साल की थी केवल, 16 साल की उम्र में अपने भाई, अपने पिता की मृत्यु पहले, फिर उसके बाद में उसके भाई की मृत्यु हुई, उसके बाद में उसको गद्दी पे बैठना पड़ा। सबसे पहले उसने काम किया, अपनी बहन को ढूंढवाया, ठीक है, उसकी बहन मिली उस जंगल के अंदर में, ठीक है, उसको ढूंढवाया उसने, वापस आया और इतना क्रोधित हुआ कि उसने फिर सोचा कि अब तो मैं पूरा का पूरा जीतूंगा करके।
गौड़ जो राजा था, गौड़ उस समय गौड़ बंगाल के इलाके को गौड़ राज्य बोला जाता था उस समय में, बाद में अब बंगाल बोलते हो आप लोग, उसको गौड़ राज्य बोलते थे पहले। वहां के राजा को उसने मार दिया और धीरे 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 जो उस राज्य के ऊपर में, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर में पूरा का पूरा उसने कब्जा कर लिया था इधर साइड में, ये देख रहे हो आप लोग। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कभी, बढ़िया से फिर साम्राज्य बड़ा 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 करता ही गया। तो याद रखना एक चीज आप लोगों को कि ये प्रभाकर वर्धन का बेटा था, ठीक है, प्रभाकर वर्धन का बेटा था। लेकिन ये प्रभाकर वर्धन का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि उसके उसके बड़ा भाई का नाम राजवर्धन था, वो राजा बना। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद और अपने भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ा, ठीक है, अपने पिता और अपने भाई की मृत्यु के बाद में हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ा। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, उसने अपने राज्य को बड़ा किया, ठीक है। इनके राज्य का नाम मतलब थानेश्वर या थानेसर बोलते हैं, थानेसर या फिर इसको थानेश्वर भी बोला जाता है, थानेश्वर, हरियाणा के अंदर में एक जगह है ये, ठीक है। यहां से इनका राज्य चलता था, छोटा सा राज्य था, ठीक है, छोटा सा राज्य था, थानेश्वर के इलाके से चलता था। लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बना थानेश्वर का या उस इलाके का, तो उसने अपने राज्य को बड़ा किया, जैसे कि मैंने अभी आपको कहानी बताई कि बदला लेने के लिए भी और राज्य बड़ा करना था, पराक्रमी था, उसने बड़ा 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 राज्य करता गया और अपने चरम पर पहुंचा दिया। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो हर्षवर्धन था उसके दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करता था हर्षवर्धन के, जिसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर में आधारित एक बुक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरिता। संस्कृत भाषा में लिखी है ये बुक, संस्कृत में। किसने लिखी है ये बुक? हर्षचरिता बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसने हर्षचरिता नाम की पुस्तक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर्षवर्धन जो है उसका दरबारी कवि बाण भट्ट बता दिया, लेकिन मैंने एक और चीज आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले यहां पर में। पहला चाइनीज ट्रेवलर कौन था जो भारत के अंदर में आया था? पहला चाइनीज ट्रेवलर जो भारत में आया था उसका नाम था फाहियान। वो चंद्रगुप्त दो, गुप्ता वंश के समय में आया था फाहियान, चंद्रगुप्त दो, ठीक है, के समय में आया था फाहियान। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वाला जो आपका चाइनीज ट्रेवल है जिसका नाम है शुएन सांग, इसको हुएन सांग भी बोला जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका नाम हुएन सांग लिखा गया है, शुएन सांग लिखा गया है। इसको कई बार जो है आप लोग देखोगे हुएन वैन सांग भी लिखा जाता है, ठीक है, वैन सांग भी लिखते हैं आप लोग इसको, श्वेन सांग बोलो, वैन सांग बोलो, ये इंग्लिश में स्पेलिंग ये है इसकी, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका श्वेन सांग है। एक चाइनीज ट्रेवलर था जो हर्षवर्धन के समय में ही आया था, हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में। तो फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त दो के समय में। और श्वेन सांग जो है वो भी चाइनीज ट्रेवलर था जो हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा आपको? गुड। नाउ अब हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो बड़ा ही जोश से भरा भरा हुआ नौजवान था जब ये राजा बना, ओके, बहुत सारी जीत हासिल की। लेकिन फ्रेंड्स उसको ज्यादा सफलता कहां पर में मिली पता है आप लोगों को? उसको ज्यादातर सफलता मिली थी ये ईस्ट साइड के अंदर में, इधर वाले इलाके के अंदर में, ईस्ट साइड के अंदर में ज्यादा सफलता मिली, बंगाल मगध के इलाके में। लेकिन बाकी जगह पे उसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है। इस इलाके को तो उसने बहुत अच्छे से जीत लिया था ईस्ट के अंदर में, बट बाकी इलाके में उसको सफलता नहीं मिल पाई ज्यादा, मगध और बंगाल के अलावा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो ये नर्मदा नदी है, ठीक है, यहां पर मैं आप देखोगे ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से नीचे में यहां पर में चालुक्य लोगों का शासन था। किसका था? चालुक्य लोगों का शासन था। चालुक्य, चालुक्य लोगों का शासन था। और चालुक्य राजा था एक पुलकेशिन दो, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ये याद रखेंगे आप लोग, पुलकेशिन द्वितीय उसका नाम था। अभी जो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का राजा, उसके ऊपर में हर्षवर्धन ने हमला कर दिया, नर्मदा नदी को क्रॉस करके हमला कर दिया। चालुक्य राजा पुलकेशिन दो ने हर्षवर्धन का सामना किया और हर्षवर्धन को बहुत बुरी तरह से हरा दिया नर्मदा की लड़ाई में, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन दो ने। जिसके बाद हर्षवर्धन ने कभी भी कोशिश नहीं की उसके बाद में कभी भी नर्मदा क्रॉस करने की, मतलब इतना बुरी तरह से हार गया कि वो कभी भी उसने कोशिश नहीं की कि मैं नीचे जाके वापस से जो है वो लड़ाई लड़ू। समझ रहे हो आप लोग बात को? तो नर्मदा के पास में हर्षवर्धन को किसने हराया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नर्मदा के पास में हर्षवर्धन को हराया था फ्रेंड्स, ठीक है, नर्मदा के पास हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन दो ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, पुलकेशिन दो ने, ठीक है।
ये यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, इस जगह के ऊपर में यहाँ पर में लड़ाई हुई थी पुलकेशिन दो ने। पुलकेशिन दो जो है वो आपका याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स की चालुक्य वंश का राजा था। अच्छा, ये जानकारी कहाँ मिली हम लोगों को कि ये यहाँ पर में ऐसी लड़ाई हुई थी? ये जानकारी जो है ना फ्रेंड्स, हम लोगों को पुलकेशिन दो का एक दरबारी कवि था। पुलकेशिन दो, हर किसी के पास में एक दरबारी कवि होता है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपना एक दरबारी कवि रख लूं करके, मस्त पैकी जो है मैं जब 1000-2000 साल बाद जब मैं नहीं रहूंगा तो वो मेरे बारे में मस्त पैकी जो है, दानी सर ऐसे थे, दानी सर वैसे थे, मस्त वाली मेरे बारे में कविताएं लिख दे, इंस्क्रिप्शन पत्थर उत्थर पे लिख दे। यार ये दरबारी कवि बड़े काम के आते हैं, काम के व्यक्ति होते हैं ये। तो पुलकेशिन दो का भी एक दरबारी कवि था, ठीक है, रवि कीर्ति। उसने जो है ऐहोल नाम की एक जगह पे, ऐहोल नाम की जगह पे, ठीक है, ये अभी अभिलेख लिखवाए है जिसके अंदर में उसने अपने राजा की पुलकेशिन दो की तारीफ में ये वाली बात भी लिखी है कि ऐसा हुआ था करके। हम ही लिख देंगे सर, चलो, सो स्वीट ऑफ यू सिमरन। ठीक है, किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? चालुक्य को, मौर्य को, गुप्ता को, या कुषाण को? ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गुप्ता काल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल के अंदर में बहुत सारे विकास कार्य आपको देखने के लिए मिलते हैं इसी वजह से। ठीक है जी। जी प्रज्ञा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दो, हर्षवर्धन के समय में और उनके पूर्वजों के समय में उनकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उस राजधानी को जो है कन्नौज में शिफ्ट कर लिया गया था, कन्नौज को राजधानी बना लिया था। तो थानेश्वर के जगह पे कन्नौज को राजधानी बना लिया था हर्षवर्धन ने, ये भी याद रखना है आप लोगों ने बाद में, लास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग चंद्रगुप्त दो? इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कालिदास इसी के समय थे, फाहियान इन्हीं के समय में आया था। तो देखिए, नेपोलियन ऑफ इंडिया चंद्रगुप्त दो को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है ये आप लोग बताएंगे मुझे। चंद्रगुप्त दो को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है ये बताइए आप लोग। ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, उसके पिताजी को, चंद्रगुप्त दो के पिताजी को समुद्र गुप्त को कहा जाता है। तो ये वाला तो आपका पॉइंट गलत है, जहां जहां पर मैं वन दिया है उसको काट दो, वन दिया है काट दो, वन दिया है काट दो, वन दिया है काट दो, सी के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता, खत्म। ठीक है, बाकी हाँ, कालिदास जी चंद्रगुप्त दो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के थे, फाहियान भी इन्हीं के समय काल के अंदर में आया था। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, चलो वर्धन वंश के बारे में भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला देख लेते हैं हम लोग, आप लोग बताएंगे कि क्या है यहाँ पर में सही। बहुत बढ़िया। अरे यार ये क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग वर्धन डायनेस्टी, यहाँ पर मैं बोला है तो इन्होंने जो है वो उत्तर भारत के ऊपर में शासन किया। सही बात है, उत्तर भारत के ऊपर में ही शासन किया था इन्होंने, नॉर्थ इंडिया के ऊपर में। इसको हर्षवर्धन ने इसकी स्थापना की थी, ये बोल रहा है आप लोगों का। वैन सांग या श्वेन सांग एक चाइनीज ट्रेवलर था जो वर्धन वंश के समय में ही भारत आया था। अब इस बात को आप लोग समझिए, उत्तर भारत में इन्होंने शासन किया, ये बात बिल्कुल सही है। श्वेन सांग इन्हीं लोगों के समय में आया था, वर्धन डायनेस्टी के समय में, हर्षवर्धन के समय में, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या स्थापना हर्षवर्धन ने की थी या ये लास्ट शासक था? ये इसने स्थापना नहीं की थी, ये तो लास्ट था ना। तो लास्ट जो है वो कैसे फाउंडर हो सकता है इन लोगों का? ठीक है, तो इसकी स्थापना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ओके, नरवर्धन ने की थी या फिर पुष्यभूति ने की होंगी, जो हमारा अभी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है उसके अंदर में सीटेट के पर्सपेक्टिव से। तो लेकिन फाउंडिंग हर्षवर्धन ने तो नहीं की थी, तो ये वाला आपका गलत है। तो जहां जहां दो दिया है उसको काट दो, दो दिया है काट दो, दो दिया है काट दो, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करके किया करो, अच्छे से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप लोग आराम से पहुंच सकते हो। मैंने कई सारे लोगों को देखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस के अंदर में, जिनको पता होता है कि ये आंसर नहीं है, फिर भी वो तुक्का लगाने के लिए ना, कि कुछ भी ए बी सी डी, ए बी सी डी, अरे भाई थोड़ा दिमाग लगा लो यार।
ठीक है, जब पता है कि ये नहीं हो सकता तो उस ऑप्शन को नहीं लगाना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो इतना सा? बट लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई सारे लोगों को देखा है ऐसे, नहीं सर वो तो हम लोगों को लगा एबीसीडी अब सब बीबी हो नहीं सकता तो ACABCD इस तरीके से हमने लगा दिया। कमाल है। अरे जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है कम से कम उसको तो मत लगाओ, तुक्का दूसरा लगा लो कोई। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो उन दो में से लगाओ जो हो सकते हैं, जो नहीं हो सकता उसको जबरदस्ती लगा के क्या मतलब। ठीक है, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग जो है समझदार लोग हो, आप लोग जो है वो सही से करोगे इस चीज को। ठीक है, चलिए। तो ये जो है फ्रेंड्स बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों का पूरा जो वर्धन वंश था उसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लिख दिया है। जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेंगी ना उसके अंदर में आप लोग वापस से भी पढ़ सकते हो उसको। जो वही चीजें जो मैंने पढ़ाया था आपको उसको शॉर्ट में यहाँ पर मैं फिर से भी लिख दिया एक बार, ताकि एक पेज के अंदर में आप लोग उसकी रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और लगेंगे कोमल शर्मा जी, और लगेंगे, बन रहे वो आप लोगों के ना, जैसे जैसे वो उसका प्रूफ रीडिंग होती जा रही है वैसे वैसे लगते जाएंगे वो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।